नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट जो है उस पर चर्चा करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी का ये पेपर है और इसमें हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन इसके पहले भाग पर चर्चा करेंगे। बड़ा टॉपिक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो जैसा कि हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं कि कोशिका द्रव्य को आवृत किए हुए एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, और ये कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और ऐसी ही कला जो है वो हर एक ऑर्गेनेल में पाई जाती है, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन हो या डबल मेम्ब्रेन हो। अब हर किसी कोशिकांग में इस कोशिका कला का एक जो कार्य होता है मुख्य रूप से वो है इसमें ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करने का, पारगमन अभिगमन को नियंत्रित करना, ये एक मुख्य कार्य है। और इसके साथ ही साथ हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में भी पढ़ते हैं कि इसकी नेचर इसका कैसा है। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं और अगले पार्ट में इसका दूसरा पार्ट जो है अगले लेक्चर में दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सेल के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन क्या है इसको ब्रीफ में देख सकते हैं, और इसकी डिटेल यदि हमें देखनी है तो बीएससी पार्ट फर्स्ट का एक ई लेक्चर वीडियो है वो सेल मेम्ब्रेन पे, उसको हम देख सकते हैं। सबसे पहले कि सभी कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। मुख्य रूप से इसका जो फंक्शन है होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि उस सेल के अंदर का और बाहर के वातावरण को बीच में उसको बैलेंस बनाए रखना, मेंटेन करना बैलेंस को। ये जो है कैसे नियंत्रित करती है सोल्यूट्स को और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन को, तो वो काम जो है वो मेम्ब्रेन का है। और दूसरा जो मुख्य काम है कि कोशिका को सपोर्ट प्रदान करना और उसको प्रोटेक्शन प्रदान करना। और यहाँ जो है एक सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी एक इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफी का फोटो है, और उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो दो सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमें दिखाई दे रही है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर है ये। अब इस सेल के बारे में हम देखें कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है। ब्रीफ में हम इसको देख रहे हैं, फटाफट इसको देख लेते हैं। बाई लेयर्ड यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और लिपिड की दो लेयर होती है जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं इसमें एक अपर लेयर और एक लोअर। और ये फास्फोलिपिड जो है वो उसमें पाए जाते हैं। तो ये लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है, और ये जिससे बनी होती है उसमें हम मॉलिक्यूल देख सकते हैं कि ये फास्फोलिपिड की पूरी इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, और हर एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल में उसके दो पार्ट हैं, एक तो उसका हेड रीजन और एक उसका टेल रीजन। तो यहाँ जो फैटी एसिड की चेन बनी हुई है हम यहाँ भी डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है ये अंदर की तरफ है, दोनों लेयर की आपस में एक दूसरे के विपरीत सम्मुख है। तो यह जल विरागी होता है, और हेड रीजन जो होता है वो जल रागी होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो इस प्रकार फॉस्फोलिपिड जो हेड होता है वो पोलर रीजन का होता है, जिसे हम वाटर लविंग कहते हैं। ये हेड रीजन जिसको हम देख रहे हैं ये एक जो है पोलर रीजन का है। और दूसरा जो है वो है फैटी एसिड की लंबी चेन है जिसे हम टेल कहते हैं, ये नॉन पोलर प्रकृति की होती है, और ये जल विरागी होती है, वाटर फीरिंग होती है। तो जो जल विरागी है, क्योंकि बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म होगा, अंदर की तरफ बाहर की तरफ यदि नॉर्मल एनवायरनमेंट है, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट, या साइटोप्लाज्म यदि किसी कोशिकांग में है तो वह न्यूक्लियस में है तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, और बाहर का अदर स्पेस हो गया। तो दोनों के बीच में ये मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब जो दोनों में ही वाटर सोलेंट के रूप में होता है, तो हेड रीजन जो है वो बाहर और अंदर दोनों तरफ होंगे, तो टेल रीजन जो होंगे वो एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। तो ये मेम्ब्रेन की एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लिपिड के अंदर प्रोटीन जो है वो घुसे रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। और हम फास्फोलिपिड बाइलेयर की स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाहर भी वाटर, अंदर भी वाटर, और हेड रीजन एक साइड में और टेल जो है वो आपस में एक दूसरे से सम्मुख होते हैं। इस पे बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं। सबसे मान्य मॉडल जो है वो फ्लूइड मोजेक मॉडल का है, और जिसमें लिपिड जो है वो फ्लूइड लाइक है और प्रोटीन मोजेक लाइक स्ट्रक्चर में बिखरे हुए रहते हैं।
जहां हम ये इसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे नॉन पोलर रीजन जो आपस में एक दूसरे से टेल रीजन जुड़ी हुई है, और यहाँ पोलर रीजन जो वाटर की तरफ, वाटर लविंग एरिया। अब यहाँ मेम्ब्रेन में हम देखें कि ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ ग्लूकन्स की कई ब्रांच्ड चेन होती है। ये कार्बोहाइड्रेट सेल मार्कर के रूप में जाने जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में उपस्थित होते हैं। अब हम आगे यदि देखें तो इस सेल मेम्ब्रेन में भी कई सारे छिद्र होते हैं, होल होते हैं, और ये होल जो है वो कोशिका की पारगम्यता का निर्धारण करते हैं। कोई भी पदार्थ जो है वो कोशिका से आर या पार आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, उस होल के द्वारा निर्धारित होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं जनरल में कि कोशिका कला जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इसकी पारगम्यता जो है यदि हम देखें तो हम इसको ऐसे टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसी कोशिका कलाएं जो होती है अपारगम्य। तो अपारगम्य का मतलब ये होता है कि उसके आर पार कोई भी पदार्थ, सोल्यूट जो है वो आर पार नहीं आ सकता, जैसे क्यूटिकल। दूसरा होता है इसमें कि पारगम्य, परमेबल। तो ऐसी झिल्ली जिसके आर पार कोई से भी पदार्थ, सोलवेंट आ जा सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं पारगम्य, जैसे कोशिका भित्ति, वो नियमन नहीं करती। ऐसे यदि हम देखें अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य यानी कि ऐसी कोशिका झिल्ली जिसके आर पार सोलवेंट आ सकता है, तो वो हो गया अर्धपारगम्य। और सेलेक्टिव ये होता है कि सोलवेंट के साथ साथ सेलेक्टिव आयंस या सोल्यूट जो होते हैं वो आ जा सकते हैं। तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन हम उसकी बात करते हैं। तो ये जो 4 प्रकार है, इसमें हम सेलेक्टिव मेम्ब्रेन जो है, परमेबिलिटी जो है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। और यदि हम इसमें देखते हैं तो स्ट्रक्चर जो है वो भी इसकी सेलेक्टिव होती है। अब हम डिफरेंट टाइप्स के जो है वो मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जैसे एक लिपिड बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है, और जैसा कि हम जानते हैं कि उसके अंदर लिपिड के अलावा प्रोटीन्स भी होते हैं। और प्रोटीन्स की यदि हम देखें टाइप्स, जो हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो बाहरी प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन होते हैं। ठीक है, बाहरी जो होते हैं वो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन की सरफेस पे या थोड़ा अंदर धंसे हुए रहते हैं, और इंट्रिंसिक जो होते हैं, आंतरिक प्रोटीन जो होते हैं, वो मेम्ब्रेन में पूरे धंसे रहते हैं। अब उसमें ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के आर पार धंसे रहते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जो होते हैं जो मेम्ब्रेन के आर पार धंसे रहते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये एक चैनल बनाते हैं, ये चैनल या छिद्र बनाते हैं। तो एक चीज को हम देख लें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करता है 2 चीजों पे। एक तो है कि उसमें जो चैनल बना हुआ है उसके छिद्र की साइज क्या है और पार्टिकल की साइज क्या है। छिद्र का डायमीटर और पार्टिकल की साइज जो है ये निर्धारित करती है कि मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस प्रकार का और कितना तेजी से होगा। और दूसरा जो है वो है मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पे, कि वो किस प्रकार की मेम्ब्रेन है। तो यहाँ 3 प्रकार के हम जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख रहे हैं। एक तो सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब ये होता है डिफ्यूज होना, कि कोई भी सोल्यूट जो होता है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूव कर जाए, विसरित हो जाए, उसे हम कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन। अब यहाँ पे ये है कि यदि कोई सोल्यूट अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्ट जो है वो डिफ्यूज हो जाए, तो वो हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा जो है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सुगमित विसरण। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी यही है कि पदार्थ जो है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूव करेगा, लेकिन वो किसी प्रोटीन के चैनल्स के थ्रू या प्रोटीन के चैनल के द्वारा बनाए हुए छिद्र के थ्रू ही मूव करेगा। तो ये कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इन दोनों डिफ्यूजन में किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त ऊर्जा खर्च नहीं हुई है। ऊर्जा खर्च होती है एटीपी के रूप में, और दोनों में एटीपी कंज्यूम नहीं हुआ है। ये अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार मूव करते हैं। अब तीसरा जो है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक चीज है कि कोई भी सोल्यूट या आयन अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ मूव करेंगे। यहाँ यदि हम देख रहे हैं इस साइड में जो सांद्र यानी कि मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो अपनी निम्न से उच्च की तरफ मूव करेगा। लेकिन जब निम्न से उच्च की तरफ मूव करेगा तो सांद्रता प्रवणता के विपरीत मूव कर रहा है,
और इसमें एटीपी के रूप में एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है, इसे कहते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों जो है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं, और यहाँ ये जहां जिसमें एनर्जी खर्च हो रही है ये आ रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव, सेल डजंट यूज एनर्जी, जो एनर्जी यूज नहीं करती। जैसा इस डायग्राम में देख लें कि यहाँ पे चोटी पे यदि कोई खड़ा है तो वो सीधा पहाड़ी की चोटी से नीचे आएगा तो उसको एनर्जी खर्च नहीं करनी, सीधा स्लिप होकर के नीचे आ जाएगा। तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में। तो डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है वो इसे तीनों प्रकार हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है जिसमें सेल डज यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम देखते हैं उल्टा कि नीचे से यदि हम ऊपर पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है तो हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो इसमें कई सारे प्रोटीन के पंप्स है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, वो इसी का पार्ट है। अब हम पैसिव को देखते हैं जिसमें सेल एनर्जी यूज नहीं करता है, मॉलिक्यूल जो है वो रेंडमली जो है मूव करते हैं, निश्चित दिशा नहीं होती है। दूसरा, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने एक क्षेत्र से, एक एरिया में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ मूव करते हैं, यानी कि हाई टू लो। और इसमें यदि हम देखें तो तीन टाइप है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरा ऑस्मोसिस। अब हम पहला देखते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हम देखते हैं कि रेंडमली मूवमेंट होता है पार्टिकल का, और ऐसा एरिया जहां पे उच्च सांद्रता है उस पदार्थ की तो वो अपनी उच्च से निम्न सांद्रता की तरफ, यानी फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। और ये हाई टू लो डिफ्यूजन को हम डायग्राम से अभी इसको भी समझेंगे एनिमेटेड से। तो डिफ्यूजन जो है वो लगातार चलता रहेगा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, तब तक चलेगा जब तक कि साम्यावस्था नहीं स्थापित हो जाती। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते रहेंगे। यहां हम देखते हैं, इस डायग्राम से समझ सकते हैं हम, ये डायग्राम जो है जिसमें हम देखें तो मॉलिक्यूल पूरे सिस्टम में चारों तरफ समान रूप से वितरित है। और दूसरा डायग्राम देख रहे हैं कि सेल के अंदर आप देखिए कि सेल के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, फिर ये बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये जो है ये सिंपल डिफ्यूजन कहलाता है। अब इसको दूसरे डायग्राम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो पार्ट है जिसके बीच में एक सेल मेम्ब्रेन लगी हुई है। एक तरफ जो है वो ब्लू कलर में है, यहाँ हम बड़े पार्टिकल हमें दिखाई दे रहे हैं सोल्यूट के, और छोटे पार्टिकल है। तो अब इस मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन सेलेक्टिव सोल्यूट्स को ही ट्रांसपोर्ट करने देगी। तो आप देखिए कि इस मेम्ब्रेन ने छोटे पार्टिकल्स जो है उनको सेलेक्ट करके दूसरे तरफ मूव करने दिया। तो यहाँ इनसाइड से बाहर की तरफ छोटे पार्टिकल जा रहे हैं, ये ब्लू वाले नहीं जा रहे हैं, ये देखिए। ऐसे ही डिफ्यूजन को हम यहाँ समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो रेंडमली मूव करते हैं, और ये इस डायग्राम दोनों से समझ सकते हैं कि अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई थी, देन ये बाहर की तरफ मूव कर गई, और बाहर धीरे धीरे ये जा करके, ये देखिए आप पहले की कंडीशन और आगे कंडीशन। पहले क्या था कि कॉन्सेंट्रेशन एक में अंदर ज्यादा है, एक में बाहर ज्यादा है, और जब हम आगे मूव किया तो ये साम्यावस्था स्थापित हो गई, यानी कि मेम्ब्रेन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिफ्यूज जो हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू, तीन एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें। जैसे ऑक्सीजन जो है वो नॉन पोलर होता है, इसमें क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो वो बहुत तेजी से जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी पोलर मॉलिक्यूल है ये, लेकिन बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल है, तेजी से डिफ्यूज होता है। वाटर भी है, वो पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन वो भी इसमें छोटे भी होते हैं मॉलिक्यूल और क्विकली डिफ्यूज होते हैं। ऐसे हम अगला चलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सुगमित विसरण। वो हम देख चुके हैं कि एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होते हैं उनके थ्रू सॉल्यूट जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। और इस डायग्राम में हम एनिमेशन में देख सकते हैं, ए और बी में आप देखिए, ए में ब्लू कलर में यहाँ हम देखते हैं कि प्रोटीन चैनल जो है बना हुआ है, उस प्रोटीन चैनल के थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और वो बाहर में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इसके थ्रू अंदर की तरफ आ रहे हैं। और बी जो है ये सिंपल डिफ्यूजन को बता रहा है कि वहां से कोई प्रोटीन चैनल नहीं है। तो ए जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को शो कर रहा है। अब
ये स्पेसिफिक प्रोटीन जो होते हैं इसको ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बोलते हैं, और ये ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। अब ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यहां हम देखें तो यहाँ पे जो चैनल प्रोटीन बने हुए हैं इसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, ये ऑलवेज ओपन होते हैं और ये इसको रेगुलेट करते हैं कि किस प्रकार की साइज के आने चाहिए। और दूसरे प्रकार के जो ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और इसमें हम देख सकते हैं नीचे ये कैरियर प्रोटीन होते हैं। तो पहले वाले जो है जिसमें वो अपनी शेप को भी चेंज नहीं करते वो चैनल प्रोटीन्स होते हैं, और दूसरे जो है वो है इसमें कैरियर प्रोटीन है जो कि कैरी करके अंदर से पकड़ पकड़ के बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। ये देखिए आप डायग्राम में अंदर से पकड़ के कि अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई है बाहर कम है, तो हाई टू लो की तरफ, लेकिन प्रोटीन के थ्रू जा रहा है, लेकिन ये कैरी करके ले जा रहा है, अंदर से पकड़ते हैं देन बाहर ले जा रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसको, ये कहलाते हैं कैरियर प्रोटीन। अब है इसमें अगला हम देखते हैं कि सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है जो हाई टू लो की तरफ होता है। यहाँ भी हम देख लें जैसा भी हम पहले भी एनिमेशन में देख सकें कि जैसे ये ग्लूकोज के मोलिक्यूल बता रखे हैं, प्रोटीन चैनल है और अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ है, और ये मेम्ब्रेन के थ्रू ये अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे ये जो है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल बने हुए हैं। कुछ और एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं इसमें कि कई सारे ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर भी होते हैं, एमिनो एसिड जो होते हैं, ठीक है, और जो फास्फोलिपिड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं, जो बड़े मोलिक्यूल होते हैं, तो वैसे जो होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक उनके अपने ट्रांसपोर्टर होते हैं। अब कुछ और डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं इसमें कि जैसा हमने पहले उसमें देखा था ऐसे ही एनिमेशन के थ्रू कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू छोटे पार्टिकल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गए अपनी हाई टू लो की तरफ, लेकिन बड़े नहीं जा पाते। तो नहीं जा पाते इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट होंगे ही नहीं, उनके लिए स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन्स होते हैं जैसा इसमें बता रखा है। तो इसमें ये बड़े से जो है वो ऑटोमेटिक इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सुगमित विसरण कहलाता है। तो ये तब तक चलते रहते हैं जब तक इक्विलिब्रियम की या साम्यावस्था उत्पन्न नहीं हो जाती। तो यहाँ भी हम एनिमेशन से समझ सकते हैं किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं लग रही है, प्रोटीन चैनल बना हुआ है, ये चैनल प्रोटीन है, और बाहर इधर हम देख सकते हैं नीचे जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन है और हाई टू लो की तरफ ये मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का पूरा प्रोसेस है और ये चलते रहते हैं जब तक कि ये स्थापित साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाती। ये भी हम डायग्राम से समझ सकते हैं, इसमें चैनल बना हुआ है और उस चैनल के थ्रू ये बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार आज हमने जो है पहला पार्ट जो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का, जिसमें पैसिव और एक्टिव है, हमने पैसिव को देखा है जिसमें एनर्जी जो है वो कंज्यूम नहीं होती, और जो सोल्यूट्स होते हैं, जो विलेय पदार्थ होते हैं, ये अपनी उच्च से निम्न सांद्रता की ओर मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हमने डिस्कस किए, और अगले पार्ट में हम इसको जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।